Hello everyone. Welcome in session 7 of PF Provident Fund. इसके पहले हमने सेशन 6 में देखा था प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी. आज भी हम उसमें ही कंटिन्यू करेंगे, बट इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा कि प्रोविडेंट फंड के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, या फिर उसके क्या कौन से सर्विसेज एक EPFO ऑफिस आपको प्रोवाइड करता है रिलेटेड विद द प्रोविडेंट फंड. ठीक है. मेरा काइंड रिक्वेस्ट है, मैंने काफ़ी सारे सेशन इसके पहले बनाए हुए हैं एंड डेफिनेटली अपकमिंग सेशंस आर ऑन द वे, तो वो भी चीज़ें मैं बना रहा हूँ. एंड प्लीज़ इसको जब आपको लगता है कि नोटिफिकेशन आए और दोज थिंग्स आपको वो चीज़ पता चले कि ये वीडियोस अपलोड किए गए हैं और आप वो देखना चाहेंगे, आपके रिलेटेड ही है, पूरे इन्फॉर्मेटिव वे में रहेंगे. ठीक है. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन पे क्लिक करके एंड प्लीज़ आप फॉरवर्ड कीजिए मल्टीपल दोस्तों को आपके ग्रुप में, जहां आप कर सकें इन चीज़ों को, जिससे कि उनको भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अब तक पता नहीं है, PF के रिलेटेड, HRA के रिलेटेड, बेसिक सैलरी के रिलेटेड, या फिर कोई अदर स्टफ हो रिलेटेड विद द PF ग्रीवेंस एंड ऑल. तो ये चीज़ें उनको पता चल जाएगी थ्रू माई प्रेजेंटेशन. प्लीज़ इसमें हेल्प कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए काफ़ी लोग, एंड इसमें मल्टीपल लोगों को आप ये वीडियोस भी भेजिए प्लीज़. लेट्स स्टार्ट विद द प्रोविडेंट फंड, जिसमें कि हम PF विड्रॉल के रूल्स देखेंगे एंड PF सर्विस के रिलेटेड पता करेंगे कि कौन कौन से सर्विसेज EPFO ऑफिस आपको प्रोवाइड करता है. मेरा पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक मुझे आ जाता है माइंड में कि मुझे कौन कौन से मेरे डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं जो PF अकाउंट से रिलेटेड या फिर लिंकअप रहते हैं. अभी काफ़ी का लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट्स पता है, आधार कार्ड हो जाता है, पैन कार्ड हो जाता है, ठीक है. इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो लिंकअप रहती है आपके PF अकाउंट के साथ. तो वो कौन कौन से हैं? सपोज़ यहाँ आप देख सकते होंगे, तो पैन है, आधार कार्ड है, बैंक डिटेल्स भी है, इवन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड हो, रेशन कार्ड हो, या फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन का आपको पास नंबर होगा तो वो भी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हो इसमें. ठीक है. तो मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ वो स्क्रीन कैसे दिखती है. ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की स्क्रीन है, जिसमें कि सपोज़ आप इसमें लॉगिन करते हो तो उसमें आपको ये पूरा स्क्रीन में एज इट इज़ आपको डॉक्यूमेंट के टाइप्स दिख जाएंगे. जैसे मैंने इसके पहले बताया, बैंक, पैन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड एंड ऑल. तो ये डॉक्यूमेंट्स के नंबर आपको सबमिट करने होते हैं. नेम ऑफ द पर डॉक्यूमेंट, एज पर डॉक्यूमेंट क्या नाम है आपका. ठीक है. जैसे कि बैंक है तो उसमें IFSC कोड आ जाएगा, पासपोर्ट है तो उसमें एक्सपायरी डेट भी आ जाएंगी, इवन द ड्राइविंग लाइसेंस में एक्सपायरी डेट आती है, तो वो भी ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल करके दिए हैं. ये आपको लगता होगा ये डॉक्यूमेंट्स क्यों रिक्वायर्ड है, बराबर है. बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि अभी सपोज आपको इसमें OTP के प्रोसेसेस होते हैं, तो OTP का आपको जो OTP आता है वो आपके रजिस्टर मोबाइल पे आता है. तो वो रजिस्टर मोबाइल कौन सा हो सकता है? वो रहेगा आपका आधार कार्ड का साथ जो लिंकअप आपका मोबाइल है, वही मोबाइल नंबर पर आपको OTP आता है. इसलिए आधार कार्ड इसमें कंपलसरी होता है लिंक करना आपके PF अकाउंट या फिर UN अकाउंट के साथ. इवन पैन होता है, जो भी आप विड्रॉ कर रहे हो या फिर जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, वो टैक्सेबल में आता है, या फिर आपकी इसमें जो पैन में पूरा डिटेल आपका दिख जाता है, आप तक अपने क्या क्या प्रोसेसेस किए हुए हैं रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शंस. इवन बैंक रहता है, जिस बैंक में आपको डिसबर्समेंट चाहिए आपके PF का अमाउंट का, वो बैंक का डिटेल आप यहाँ दे सकते हो. ठीक है. और बाकी डिटेल्स भी आप डॉक्यूमेंट वाइज आप प्रोवाइड कर सकते हो इसमें. ठीक है. नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्रोसेसेस मतलब किस टाइप से हम PF को विड्रॉ कर सकते हैं. देर आर 2 टाइप्स और देर. एक तो मैं अप्लीकेशन फिजिकली दे सकता हूँ, या फिर मेरा ऑनलाइन अकाउंट जो है PF का या फिर UN का, उस अकाउंट के थ्रू मैं अपने PF अमाउंट को विड्रॉ कर सकता हूँ. बट अभी जो करंट सीनेरियो में चल रहा है कि EPFO ऑफिस जो फोर्स कर रहा है इन चीज़ों को टू विड्रॉ योर PF ऑनलाइन प्रोसीजर वे ओनली, मतलब ऑनलाइन में ही आप प्रोसीजर में PF विड्रॉ कीजिए. दे आर नॉट मतलब एंटरटेन नहीं कर रहे आज के डेट में वो ज़्यादा फिजिकल एप्लीकेशंस के लिए. ठीक है. प्लीज़ बी केयरफुल, जब आप PF विड्रॉ करते हो तो मोर और आपको ऑनलाइन के पूरे प्रोटोकॉल्स या फिर रूल्स फॉलो करके उसको फुलफ़िल करने ज़रूरी है. नाउ
इसमें अभी आप ईपीएफ या फिर आपका जो पीएफ विड्रॉल है आप कब इसको इनिशिएट कर सकते हो या फिर रिडेम्पशन कर सकते हो। सो एक तो देयर आर 3 टाइप्स और देयर, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। एक तो मैं फुल ईपीएफ आपका विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर पार्शल या फिर पेंशन बेनिफिट्स उसके ले सकता हूँ मैं, ठीक है। एक रेगुलर इंटरवल में मैं पेंशन के फॉर्म में उसको ले सकता हूँ। सो फुल मैं जब विड्रॉ करता हूँ, अब देखिए इसमें आपको रूल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जानना काफ़ी। जब गवर्नमेंट लेती है आपका पीएफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के साइड से, जो इसके पहले के सेशन में मैंने बताया है कि 12% सपोज एम्प्लॉय का जाता है तो 12% एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का दोनों के साइड से जाता है इस केस में, ठीक है। एंड उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है जो गवर्नमेंट आपको देता है, ठीक है। सो यहाँ जो आप फुल विड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। एक तो आप पूरी तरह रिटायर हो चुके हो, ठीक है, तो यू कैन विड्रॉ योर पीएफ, या फिर एक तो आप ऐसे हो कि वर्किंग इसमें हो बट आपका जो सपोज आपने रिज़ाइन कर दिया एक कंपनी से एंड देन रिज़ाइन करने के बाद आपके बाद 2 महीने तक जॉब ही नहीं है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर 2 मंथ्स का ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप आपका पीएफ विड्रॉ कर सकते हो फुल्ली, उसके पहले आप नहीं कर सकते। सपोज फॉर एन एग्जांपल आज मैंने जनवरी में मेरा जॉब छोड़ा तो मार्च के बाद ही मैं अपना पीएफ विड्रॉ कर पाऊँगा, मार्च के पहले या फिर मैं बोलूँगा फरवरी या फिर मार्च में नहीं कर पाऊँगा, मुझे अप्रैल में ही वो विड्रॉ कर लिए प्रोसेस के लिए करना पड़ेगा, मुझे अलाउ नहीं करेगा फुल विड्रॉल ऑफ द पीएफ। नाउ सेकेंड थिंग इज़ दैट कि पार्शल पीएफ विड्रॉल क्या काफ़ी सारे रूल्स हैं। सपोज मैरिज के केस में आप ले रहे होंगे, एजुकेशन के केस में ले रहे होंगे, या फिर कोई आपको हाउस परचेस करना है या फिर होम लोन के अगेंस्ट में ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई अर्लियर रिटायरमेंट ले रहा है तो उस केस में भी पार्शियल विड्रॉ आप कर सकते हो। बट उसके साथ भी काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें सेटअप करके दिए गए हैं जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेने वाला हूँ। थर्ड चीज़ है, एक तो आप पेंशन ले रहे होंगे तो एक रेगुलर अमाउंट आपको हर महीने आपको मिलती रहेगी पीएफ ऑफिस से, ठीक है, तो वो पेंशन का भी बेनिफिट आप विड्रॉल की प्रोसेस में ले सकते हो। अब जैसे मैंने आपको कहा था इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पार्शियल विड्रॉल। जब आप पार्शियल विड्रॉल करते हो तो इसमें ईपीएफ के विड्रॉल के प्रोसेस में अभी एक तो पहली बात है कि एक तो थ्रेशोल्ड आपका 54 आपका जब एज क्या पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो आप 90% ऑफ ईपीएफ अमाउंट ले सकते हो। या फिर आप सपोज आपने जॉब क्विट कर लिया, ओके, सो आप 75% पेंशन स्कीम का अमाउंट ले सकते हो, या फिर आपको 2 मंथ्स का हो गया तो रिमेनिंग 25% भी आप उसमें ले सकते हो, या फिर आपको फुल्ली विड्रॉ करना है तो आफ्टर 2 मंथ्स ओनली यू कैन डू दैट। सो ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा था पार्शियल ईपीएफ विड्रॉल प्रोसेस, अभी मैंने कहा था कि गवर्नमेंट का ऐसा होता है जब वो पीएफ आपसे डिडक्ट करवा के लेते हैं, जैसे कि वो एम्प्लॉय साइड से हो या एम्प्लॉयर साइड से हो, ऑन द रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम वो कैडबरी की तरह लेते हैं, ठीक है, वो कैडबरी लेते हैं पर आपको देते हुए वो लॉलीपॉप के फॉर्म में वापस देंगे। लॉलीपॉप के फॉर्म में मतलब इसमें उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है, भैया आप पूरी तरह विड्रॉ नहीं कर सकते, करोगे तो ये है ये सर्कमस्टांसेस या फिर इसके रूल्स है, इसको फॉलो करके ही आपको आपके पैसे लेना है, ठीक है। सो अभी जैसे पार्शियल विड्रॉ आपको करना है मैरिज के केस में, यहाँ देखिए पहले अपफ्रंट बता दिया है कि 7 साल कंप्लीशन आपका होना चाहिए वर्किंग का, ठीक है, तब विड्रॉ आप हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ कोटा में से कर सकते हो, हाफ, ओके, नॉट फुल, ठीक है। या फिर किसी एजुकेशन के लिए ले रहे हो आप, आपके चाइल्ड के लिए या फिर किसी और के लिए, ठीक है, या फिर खुद के एजुकेशन के लिए ले रहे हो, इसमें भी आपका सर्विस 7 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप कोई लैंड परचेस कर रहे हो, सो यहाँ भी देखिए सर्विस 5 साल की कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, तो तभी जाके आप इसको प्रोसेसिंग में ले सकते हो। अब इसमें होता है लैंड परचेसिंग में क्या होता है कि आपको डीएनएस अलाउंस के साथ भी ये चीज़ें मिलती है, ओके। अभी हाउस परचेस करना है तो उस केस में भी आपको 5 साल का कंप्लीशन ऑफ द सर्विसेज चाहिए, ओके, एंड विड्रॉ अप टू 3 years ऑफ योर मंथली पे अलॉन्ग विद द डियरेंस अलाउंस, ठीक है। सो डियरेंस अलाउंस के साथ 3 साल तक का ही पे आउट आप विड्रॉ कर सकते हो हाउस परचेस के केस में, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे,
इसके अलावा सपोज़ आपका होम लोन है, ठीक है, तो आप 10 साल का आपका सर्विस हो जाना चाहिए, यू कैन विड्रॉ अप टू 90% ऑफ द इंटर EPF का आप कर सकते हो कॉन्ट्रीब्यूट में से, ओके। सो प्रोवाइडेड देर इज़ एटलीस्ट ₹20,000 इन फंड इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली इसका इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। अब आपको लगता होगा PF तो हम पूरा दे रहे हैं बट हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं जब विड्रॉ करते हैं, तो हाँ भाई, आपको PF के अमाउंट पर एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपको TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आपको देना होता है, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसको कवर अप करूँगा। इवन सपोज हाउस रिनोवेट कर रहे हैं आप, इंटीरियर वगैरह कर रहे हो, तो उस केस के लिए भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, पर इसमें भी क्लॉज है कि आपको 5 इयर्स का सर्विस कंप्लीशन रहना चाहिए, ओके। इवन अर्ली रिटायरमेंट आप ले रहे हो किसी एज में, सो आप 57 के एज में सपोज उसके अर्ली ले रहे हो, ठीक है, तो विड्रॉ अप टू 90% बैलेंस इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट रहता है, तो आप विड्रॉ कर सकते हो अर्ली रिटायरमेंट में भी। नाउ जैसे मैंने कहा था कि टैक्स अप्लीकेबल है PF पे, हाँ, टैक्स पूरी तरह अप्लीकेबल है PF पे। तो इसमें आप देख सकते होंगे 2 सिनेरियोज है, एक तो मैं सपोज 50,000 या फिर उससे कम विड्रॉ करता हूँ, या फिर और विड्रॉइंग आफ्टर 5 इयर्स TDS अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। बट यही केस सिनेरियो अलग हो जाता है, जिसमें कि एक तो मेरा एनुअल इनकम ज़्यादा है 2.5 से एंड एक्सीड INR 50,000, मतलब 50,000 से ज़्यादा मैं PF विड्रॉ कर रहा हूँ, उस केस में मुझे TDS अप्लीकेबल होता है। सो अब ये TDS कितना अप्लीकेबल होता है, अब नीचे देख सकते होंगे TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये 10% होता है जब आपका पैन नंबर है तो, और सपोज आप विदाउट पैन नंबर आप विड्रॉ कर रहे हो, यू डोंट हैव पैन नंबर, तो 20% डिडक्शन होता है। तो इस केस को कैसे हम ओवरकम करें, तो इसके लिए एक सिंपल सिनेरियो दिया गया है, जिसमें कि मैं कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स सबमिट कर सकता हूँ जिससे कि मेरा TDS ना कटे। वो फॉर्म्स है फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। सो ये मैं 2 फॉर्म्स सबमिट करके दे सकता हूँ जिसके भी आप पर मुझे TDS अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सो अभी देखिए, काफ़ी जब से आधार कार्ड आया है, सो आपको देखा गया होगा कि काफ़ी बार एडवर्टाइज या फिर न्यूज़पेपर या फिर अदर मीडियम से आपको काफ़ी सुनाई देता था कि प्लीज़ लिंक अप योर PF अकाउंट विथ योर आधार कार्ड नंबर, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ लिमिट भी उसके लिए दी गई थी, ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है, एक तो आधार कार्ड बेसिस पे विड्रॉल या फिर कंपोजिट या फिर कंपोजिट क्लेम फॉर्म विथ नॉन आधार कार्ड, तो ये 2 सिनेरियोज इसमें बन जाते हैं। अभी सपोज मैं कंपोजिट क्लेम बोलता हूँ विद द आधार कार्ड, तो राइट साइड में आप देख सकते हो, यूज द कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार इफ़ यू हैव सीडेड योर आधार कार्ड एंड बैंक डिटेल्स ऑन UN पोर्टल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के स्क्रीन में आपको दिखाया था कि आप बैंक डिटेल आप वहाँ फिल करते हो, पैन कार्ड डिटेल, पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ओके। आपका सपोज वहाँ डिटेल पूरी तरह फिल्डअप है एंड क्रॉस वेरीफाई किया हुआ है, तो आपका UN एक्टिवेट है, तो आप डायरेक्टली EPFO ऑफिस में जाकर अटेस्टेड कर वहाँ आपका PF फॉर्म सबमिट कर सकते हो, बिकॉज आपका आधार कार्ड हर वो चीज़ लिंकअप है। बट ऑन द सेकेंड सिनेरियो, सपोज आपका आधार कार्ड अब तक लिंक ही नहीं किया हुआ है PF अकाउंट से, उस केस में एक तो आपको आधार कार्ड लिंक करके लेना पड़ेगा। तो लिंक करना है तो भाई कैसे करें, तो लिंक करना है तो इस केस में हमें एम्प्लॉयर मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे, जिस कंपनी का PF आपको विड्रॉ करना है, ठीक है, सो उस कंपनी में आपको जाना पड़ेगा, उनका अटेस्टेशन करना पड़ेगा, वो पूरा ड्यूरेशन आप पूरा डिटेल ऑफ द फॉर्म भर के लेना पड़ेगा, एंड देन वो आपको EPFO ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ेगा। तब जाके आपके ऑनलाइन UN को एक्टिवेट किया जाएगा, जिसमें कि आधार वगैरह हर वो डॉक्यूमेंट्स आपका लिंकअप रहेगा, तब जाके मैं विड्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है। सो बी केयरफुल ऑन दिस पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आधार लिंकअप नहीं है या फिर आधार लिंकअप है तो ही मेरे उस मोबाइल पे OTPs एंड अदर इंफॉर्मेशंस आएंगे जो आधार से लिंक है, ठीक है। इसलिए आधार को प्रॉपरली बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपके जो PF अकाउंट या फिर UN अकाउंट है उससे आपको अफिलेटेड या फिर लिंकअप करना है, ठीक है। नाउ अभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो PF के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
एक तो फॉर्म 31 है, ओके, जिसमें कि सपोज मैं विड्रॉ कर रहा हूँ लोन या फिर एडवांस फ्रॉम द ईपीएफ अकाउंट से ले रहा हूँ, तो उस केस में फॉर्म 31 मुझे फिल करके देना है। फॉर्म 10 जो है, सपोज मैं पेंशन ले रहा हूँ मंथली बेसिस पे उस अकाउंट से, ओके, इफ़ आई एम गेटिंग अ पेंशन, तो मुझे फॉर्म 10D भर के देना है। फॉर्म 10C देना है, ठीक है। क्लेम जो भी आप यूज़ कर रहे हो, विड्रॉ द फंड दैट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स ईपीएस, जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट करके पीएफ आपका दिया हुआ है, उसके लिए फॉर्म 10C आपको भरना है। फॉर्म 13 जो भी आप अभी ये क्या होता है कि पीएफ मनी जो अंडर द वन अकाउंट, अभी इसमें केस फॉर्म 13 में काफ़ी थोड़ा क्रूशियल चीज़ है ये आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। दिस फॉर्म इज़ यूज टू ट्रांसफर द पीएफ अमाउंट फ्रॉम द प्रीवियस जॉब टू यूर करंट फंड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आज सपोज मैं एक कंपनी ए में काम कर रहा हूँ, मेरा एक पीएफ अकाउंट एंड इवन का नंबर मेरा जनरेट हो गया है। सो उस केस में अब सपोज मैं वहाँ से एग्ज़िट करता हूँ, दूसरे कंपनी में जाता हूँ, तो सेम पीएफ अकाउंट यूएन नंबर मैं प्रोवाइड करूँगा, ओके। मुझे अलग से बना के या फिर जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एचआर डिपार्टमेंट को ये करने की ज़रूरत नहीं है। उनको आपके अर्लियर पीएफ अकाउंट और यूएन अकाउंट से ही वो उसमें आपको मर्ज कर देंगे। सो इसमें क्या होता है, सपोज़ आपका जो भी क्लेम होता है, ओके, पीएफ में, या फिर आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट होता है, एक कंपनी तो चेंज होगी, पीएफ अकाउंट और यूएन नंबर सेम है, बट यहाँ कंपनी चेंज हो गई, तो एक कंपनी से दूसरे कंपनी के लिए ये पूरा तरह ट्रांसफ़र ऑफ द अमाउंट होता है, तो जिसके लिए फॉर्म 13 सबमिट किया जाता है। फॉर्म 19 जो है, क्लेम करना है सपोज आपको फाइनल सेटलमेंट, तो फाइनल सेटलमेंट के लिए ये यूज़ होगा। फॉर्म 20 जो है, फैमिली मेम्बर्स कैन यूज़ दिस फॉर्म टू विड्रॉ द पीएफ अमाउंट इन केस ऑफ अकाउंट होल्डर पासेस अवे, ओके। सो फॉर्म 20 इन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिस केस में जो वर्किंग पर्सन था, सपोज वो पास हो गया या फिर ही गॉट मीन्स बिकॉज ऑफ सर्टन सिनेरियो उनका डेथ हो गया, तो उस केस में फॉर्म 20 आपको आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है वो सबमिट करेंगे पीएफ ऑफिस में, एंड उसके बिहाफ पे उनको पीएफ विड्रॉ करके दिया जाएगा। उसके बाद फॉर्म 15(1)(f), दिस फॉर्म कैन बी यूज बाय अ नॉमिनी इन ऑर्डर टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ठीक है। सपोज इस केस में क्या होता है, जो भी नॉमिनी हम डिफ़ाइन करके देते हैं, ठीक है, जब भी हम पीएफ का फॉर्म भरते हैं उसमें नॉमिनी भी डिफ़ाइन करके देते हैं, ठीक है। तो उसका बेनिफिट जो होता है, जो लिंकअप होता है आपके इंश्योरेंस के साथ एंड एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है, तो वो क्लेम आप फॉर्म 51(f) से कर सकते हो, ठीक है। नाउ अभी इसमें हम देखेंगे ईपीएफ के काफ़ी सारे सर्विसेज दिए जाते हैं। मैं काफ़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा इस सर्विसेज में, देयर आर सो मेनी सर्विसेज आर अवेलेबल। जैसे कि ऑनलाइन विड्रॉ की बात किया था इसके पहले, ठीक है, एंड उसमें भी आपको मैंने कहा था क्लॉज है कि आपका जो एलिजिबिलिटी है 2 मंथ से ज़्यादा अगर अनएम्प्लॉयड हो तो ही आप फुल्ली विड्रॉ या फिर ऑनलाइन में कर सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड सिनेरियो आ जाता है इसमें इंटरनेशनल वर्कर का। इंटरनेशनल इन द सेंस, इंटरनेशनल में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ओके, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एंड जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो इंटरनेशनल वर्कर है उस केस में जहाँ एग्रीमेंट ईपीएफओ का एग्रीमेंट बना हुआ है जिस कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, वहीं जाके आपका पीएफ जब डिडक्ट हो रहा है तो उसको आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने लास्ट के सेशन में भी इस चीज़ को बताया था। तो इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज उनको जनरेट करना होता है, ओके, जो भी वर्किंग एम्प्लॉय है इंटरनेशनली उनको सीओसी सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज जनरेट करना होता है, ठीक है। सो वो आपको जनरेट करके ईपीएफ, अभी इसमें क्या हुआ है, ये जनरेट कौन करके देगा, बराबर है। सो ईपीएफ मेंबर दैट आर वर्किंग इन कंट्रीज हु हैव सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स विद द इंडिया, जैसे मैंने इसके पहले कहा था आपको, कैन जनरेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज विद द हेल्प ऑफ द ऑनलाइन सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर दैट ईपीएफ हैज़ लॉन्च। मतलब ईपीएफओ के जो लॉन्च किए हुए वेबसाइट से आप सीओसी जनरेट कर सकते हो, एंड उसके अगेंस्ट में जो भी सीओसी जनरेट करोगे उसके अगेंस्ट में आप फर्दर प्रोसेस ऑफ द पीएफ विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। इवन अभी थर्ड प्रोसेस में देख सकते हैं सर्विस में मंथली रिटर्न्स फॉर एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट। अब इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द आईटी टूल्स दैट द ईपीएफओ हैज़ लॉन्च,
एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट कैन फाइल देयर मंथली रिटर्न्स ऑनलाइन विदाउट एनी ट्रबल। ठीक है, सो जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स है वो मंथली रिटर्न्स उनके जो भी है ऑनलाइन में यहाँ सबमिट कर सकते हैं, जिसमें कि उन्होंने EPFO की वेबसाइट लॉन्च की हुई है। ठीक है, इसके अदर देन भी आप PF का तो खुद का साइट है, इवन उमंग ऐप से भी आप इसको प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, अलावा ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ द EPF भी होता है। जैसे ट्रांसफ़र मैंने जब कहा था कि आप सपोज़ एक करंट कंपनी से नेक्स्ट कंपनी में जा रहे हो तो ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र प्रोसेस भी होता है इसमें। नाउ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ PF भी इसमें दिया गया है। काफ़ी सारे बैंक से PF अकाउंट अफिलेटेड है, जिससे कि आप जब भी विड्रॉ करते हो तो आपका जो बैंक डिटेल दिया गया है उसमें डिसबर्समेंट ऑफ द PF होके आपके अकाउंट में पूरा PF जमा होता है। इवन इसमें मिस कॉल एंड SMS सर्विस फैसिलिटी दी है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इवन द लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है मिस कॉल के लिए। तो इस पर आप सपोज़ आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो इन नंबर्स पे आप मिस कॉल दे सकते हो या फिर SMS भेज सकते हो, जो फॉर्मेट आपको दिया है EPFO HOUN नंबर आपका। ठीक है, सो ये आप सेंड करोगे तो आपको इसमें डिटेल मिलेगा। या फिर आप क्लेम स्टेटस या फिर पासबुक आपको चेक करनी है तो ऑनलाइन में आपका पासबुक जनरेट होता है, जिसमें कि कितना कितना आपका PF आज तक कटा है या फिर एम्प्लॉयर ने कितना सबमिट किया हुआ है, हर वो चीज़ आपको दिखेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्रीवेंस, बट ग्रीवेंस को मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा आपको। ग्रीवेंस बहुत डिटेल एंड इम्पोर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को लगने वाली है, तो इसके लिए पूरा सेशन ही मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें कि आपको एंड टू एंड पता चलेगा ग्रीवेंस में क्या क्या प्रोसेसेस होती है और मुझे करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये काफ़ी बार होता है कि हम कंपनी को छोड़ देते हैं पर हमारा आधार उस पर्टिकुलर PF अकाउंट से कंपनी के लिंकअप नहीं होता और नई कंपनी क्या करती है, HR डिपार्टमेंट नया PF अकाउंट बना देती है। तो उस केस में उस चीज़ को ग्रीवेंस के थ्रू कैसे ओवरकम किया जाए ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, अपकमिंग सेशन में। ठीक है, नाउ अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, भैया मैंने कंपनी तो छोड़ दी बट मैंने एग्जिट डेट मेरा सचमुच इसमें अपडेटेड हुआ है या नहीं, ये कैसे पता करें और इसका सचमुच रिलेवेंस कितना है। ठीक है, एग्जिट डेट का क्या मायना है। तो एग्जिट डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कंपनी छोड़ते हो या फिर आपके PF अकाउंट में आपका एग्जिट डेट अपडेट होना ज़रूरी है। उसके अलावा सपोज़ आपका एग्जिट डेट उसमें मेंशन नहीं होगा तो आप PF विड्रॉ या फिर कोई भी फर्दर प्रोसेसेस आप नहीं कर पाओगे इसके लिए। ओके, तो आपका एग्जिट डेट आपके PF अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट या फिर आप खुद से इसको प्रोसेस कर सकते हो कि आपका एग्जिट डेट प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का या फिर अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन का क्या था। ओके, तो जहाँ जैसे यहाँ देखिए आप मेंशन किया हुआ है एग्जिट डेट इंपॉर्टेंट होता है क्लेम सबमिशन के लिए एंड सेटलमेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा था आप कोई प्रोसेस नहीं कर पाओगे विड्रॉल का, नहीं कोई इसके अलावा कोई भी नहीं। इफ़ यू एग्जिट डेट इज़ नॉट अपडेटेड और इज़ मेंशन इन इनएक्यूरेटली, सपोज वो गलत भी मेंशन है, देन योर एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी मार्क कंटिन्यूअस एंड यू वुड हैव टू पे टैक्स ऑन द इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे एक तो आपका मेंशन नहीं है एग्जिट डेट या फिर इनएक्यूरेट या फिर गलत उसमें दिया गया है आपका एग्जिट डेट, तो उस केस में आप प्रोसीड तो कर पाओगे बट उस पर टैक्स लेवी होगा, मतलब टैक्स उस पर अप्लीकेबल होगा। ठीक है, सो बी केयरफुल ऑन दिस पार्ट एंड प्लीज़ चेक कर लीजिएगा एग्जिट डेट आपके प्रॉपरली PF अकाउंट में या फिर आपका जो PF अकाउंट UN अकाउंट में प्रॉपरली एग्जिट डेट मेंशन है या नहीं, पर्टिकुलर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड वेयर यू हैव बीन वर्क, जहाँ आपने काम किया हुआ है इसके पहले। अभी इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ एग्जिट डेट ऑनलाइन में आप कैसे कर सकते हो अपडेट। ओके, एक तो आप EPFO के साइट पे आप विज़िट कीजिए, लॉगिन कर लीजिए आपके UNN पासवर्ड से। देन उसमें मैनेज का एक ऑप्शन है, ओके, नेविगेट करें, मैनेज के ऑप्शन में आपको मार्क एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा क्लिक करने पे। ठीक है, वहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट आपका सिलेक्ट करना है, ओके, एंड PF अकाउंट नंबर के साथ एंड फिल योर डेट ऑफ एग्जिट एंड रीज़न फॉर द एग्जिट आपको उसमें देना है। ठीक है, क्लिक ऑन रिक्वेस्ट OTP। अभी इसमें देखिए मैंने जैसे कहा था कि जो OTP आएगा आपका वो OTP आएगा आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके OTP के लिए आधार लिंकअप हो। ओके, सो OTP विल बी सेंड टू योर मोबाइल नंबर जो भी आधार कार्ड से लिंकअप है, और आप OTP जब एंटर करते हो, ओके,
तो उसके बाद चेक बॉक्स आता है जिस पे कि अपडेट ओके आपको करना है, ठीक है। तो एक बार आपने ओके कर दिया तो आपको कंफर्मेशन का भी इसका आ जाएगा, एग्जिट डेट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। और आपको जब चेक करना है इसे तो आप व्यू कर सकते हो इसको सर्विस हिस्ट्री में जाके, ठीक है। अब सबसे नीचे की एक नोट दिख रही होगी, नोट दैट यू कैन मार्क योर डेट ऑफ एग्जिट ओनली आफ्टर 2 months ऑफ लिविंग योर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कहा था, एक तो विड्रॉ भी 2 महीने बाद ही कर सकते हो आप, कुछ प्रोसेस करना है तो आपको, या फिर आपका एग्जिट डेट भी आपको सपोज प्रोसेस करना है पीएफ अकाउंट में, तो आपको कंपनी छोड़ने के 2 महीने बाद ही आप एग्जिट डेट को अपडेट कर सकते हो आपके पीएफ अकाउंट में। ओके, सो बी केयरफुल ऑन द एग्जिट डेट पार्ट। काफ़ी छोटी चीज़ लगती है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। ओके, इसको निगलेक्ट मत कीजिए, ठीक है। सो अभी मैं सोच रहा था इस सेशन में कि आपको पीएफ के काफ़ी सारे मतलब कैसे कैसे स्क्रीन्स में आपको विड्रॉल प्रोसेस किए जाते बताना, बट ये रूल्स एंड रेगुलेशन इतने सारे थे जो जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर डूइंग एनी प्रोसेस ऑफ द पीएफ। सो मैंने ये चीज़ सेशन 7 में कवर करने की कोशिश की है। सो मेरा अभी भी आपको सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन पे क्लिक कर जिससे कि जितने भी मैंने सेशंस बनाए हैं या फिर इसके बाद जो सेशंस आने वाले हैं जो इन्फॉर्मेटिव काफ़ी है और डिटेलिंग रहेगा और आपसे रिलेटेड है, सो आपको इसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो प्लीज़ बेल आइकॉन पे क्लिक करके आप अपकमिंग सेशंस और इसके पहले जो सेशन हो चुके हैं वो प्लीज़ देख लीजिए, जिसमें कि आपको काफ़ी नॉलेज इसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, या कोई सजेशन वगैरह आपका होगा तो प्लीज़ बताइए, उसके अकॉर्डेंस में उसमें चेंजेस करने की या फिर अपडेट और अमेंडमेंट करने की कोशिश करूँगा। अभी नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे पीएफ विड्रॉ का पूरा प्रोसेस एंड टू एंड मैं आपको इसमें समझाऊंगा, ठीक है। सो प्लीज़ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए सब्सक्रिप्शन के, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आए, आपको इसको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा जब हमारा वीडियो अपलोड होता है इस केस में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन पे क्लिक करके, एंड थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल टाइम।